की विशेषताएं और स्वरूप। ये जो भारतीय राज्य व्यवस्था, ये प्रथम वर्ष का दूसरा प्रश्न पेपर है, उसके चौथी यूनिट का इशू है। तो आज अपन देखेंगे भारत की जो राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके क्या लक्षण हैं और उनकी किस प्रकार की प्रवृत्ति है। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि किसी देश की जो राज्य व्यवस्था होती है उसके संचालन में राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। यदि राजनीतिक दल नहीं हो तो उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन करना आसान नहीं होता। इसलिए राजनीतिक दलों को एक चलायमान शक्ति माना जाता है। एक जो व्यवस्था है उसको गति और दिशा देने का जो दायित्व होता है वो राजनीतिक दलों पर होता है। लेकिन राजनीतिक दल किस प्रकार से संगठित होते हैं, राजनीतिक दलों के क्या कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को किस प्रकार से राजनीतिक दल व्यवहार में लाते हैं, क्रियान्वित करते हैं और समय समय पर उन कार्यों का किस रूप में मूल्यांकन करते हैं, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि राजनीतिक दलों का जो संगठन है वो कैसा है और उसकी कार्यप्रणाली या कार्यक्रम या घोषणाएं किस प्रकार की है या उनके घोषणा पत्र किस प्रकार के हैं। भारत में जो दलीय प्रणाली है वो अपने आप में एक अनूठी दलीय प्रणाली है। भारत को सन 1947 से लेकर अब तक जो दलीय व्यवस्था रही है उसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि पूर्व में चली आ रही दलीय व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और एक नया रूप धारण करेगी। खासकर ऐसा 1967 में, 1977 में, 1989 में, 99 में और 2019 में तो ऐसा लगा कि भारत में राजनीतिक दलों में क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। भारतीय सिस्टम में जो राजनीतिक दल है उनमें ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन ऐसा जो है वो हमेशा ही नहीं होता रहा है। हमारी यहाँ की जो राजनीतिक प्रणाली है उसके अंदर राजनीतिक दलों ने समय समय पर नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सन 1967 ईस्वी में चतुर्थ आम चुनाव हुए और भारतीय संघ में लगभग आधे राज्यों में विधानसभाओं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी, जो 1947 से लेकर 1967 तक निरंतर बहुमत प्राप्त करती रही। लेकिन इस चुनाव में भारी परिवर्तन देखा गया और आधे से अधिक राज्यों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसलिए कहा जाता है कि हमारे जो चतुर्थ लोकसभा के जो चुनाव थे 1967 के, इसमें मतपत्र के द्वारा एक नवीन क्रांति उत्पन्न हुई। और जब 1967 में आधे से अधिक राज्यों में कांग्रेस को सत्ता नहीं मिली, जो सत्ता में रहने वाला दल था उसको विपक्ष में बैठना पड़ा। लगभग ऐसा ही हमें 1977 के चुनाव में फिर देखने को मिला और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के तानाशाही शासन को देखते हुए ऐसा लगा कि पुनः इंदिरा गांधी सत्तासीन कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन कुछ परिवर्तनों के बाद ऐसा नहीं हो पाया और फिर इंदिरा गांधी भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। 1990 में गठबंधन की सरकारों के विघटन के बाद अब जनता के सामने विकल्प के रूप में लगा कि कांग्रेस के सिवाय दूसरी कोई पार्टी नहीं रहेगी। लेकिन ऐसी भविष्यवाणी भी सही नहीं निकली, क्योंकि कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए विभिन्न छोटे मोटे क्षेत्रीय दलों के साथ समझौते करने पड़े। 1991 में कांग्रेस द्वारा गठित सरकार पर अनेक आरोप लगे। सरकार के मुखिया के रूप में नरसिंह राव जो थे वो काफ़ी बदनाम रहे। ऐसी स्थिति फिर ये अनुमान लगाया जाने लगा कि अब कांग्रेस की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी और भाजपा के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार का निर्माण होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा को सरकार बनाने के विभिन्न प्रकार के नैतिक और अनैतिक मांगों को स्वीकार करना पड़ा और 2019 में फिर 48 वर्षों के अंतराल के बाद एक दल की सरकार बनने की स्थिति आई। तो ऐसी स्थिति में इस विश्लेषण से स्पष्ट है
कि भारतीय राजनीतिक दलों में संगठन को लेकर, कार्यप्रणाली को लेकर समय समय पर विशेष प्रकार के परिवर्तन हुए और राजनीति में सहभागिता का परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब अपन संक्षेप में देखते हैं कि भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप कैसा रहा है। तो भारत में जो दलीय व्यवस्था है उसको अपन बहुदलीय कह सकते हैं, क्योंकि भारत में दलों की संख्या जो है अब इकाई में, दहाई में, सैकड़ों में नहीं हजारों में है। ऐसी स्थिति में भारत में बहुदलीय पद्धति यहाँ काम करती है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने आप में दल है, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय दलों की भरमार है। इसीलिए पहली विशेषता भारतीय दलीय व्यवस्था की यह है कि यहाँ बहुदलीय शासन व्यवस्था है और बहुदलीय शासन व्यवस्था होते हुए भी यहाँ एक दल की प्रधानता का शासन भी रहा है। ये दूसरी विशेषता है। फिर तीसरी विशेषता है कि यहाँ क्षेत्रीय दल जो है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो उनका बहुत अधिक प्रभाव है और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव राज्य स्तर पर विशेष रूप से देखा जा सकता है। और अब धीरे धीरे क्षेत्रीय राजनीतिक दल है वो संघीय राजनीति को प्रभावित करने लगे हैं और इवन क्षेत्रीय राजनीति से निकले हुए नेतृत्व जो है देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारी जो राष्ट्रीय राजनीति है उसको क्षेत्रीय राजनीति प्रभावित करने लगी है। फिर नेक्स्ट, भारत के राजनीतिक दलों की विशेषताएं यह कहा जा सकती है कि यहाँ सांप्रदायिक दलों का भी अस्तित्व मौजूद है। कहना न होगा कि बहुत से राजनीतिक दलों के निर्माण के पीछे सांप्रदायिकता का बड़ा हाथ रहा है। ये सभी जानते हैं कि केंद्र और राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजनीतिक दलों ने किस प्रकार से सांप्रदायिकता जैसे राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी भावना को सहारा लिया। आज सांप्रदायिक आधार पर निर्मित राजनीतिक दल के अलावा कई राजनीतिक दलों ने तो तुष्टीकरण की नीति पर चलकर किसी न किसी रूप में सांप्रदायिकता का सहारा लिया है। भले ही वे अपने आप को धर्मनिरपेक्षता का नकाब पहन ले, लेकिन हकीकत यह है कि आज लगभग तमाम राजनीतिक दलों का चेहरा सांप्रदायिक है। आज तो सांप्रदायिकता और राजनीतिक दलों के बीच के संबंध में चोली दामन का संबंध कहा जा सकता है और वोट के लिए राजनीति करने में संप्रदाय, जाति, धर्म का सहारा लिया जाता है। और बहुत से राजनीतिक दल तो अपना मोटो या मैनिफेस्टो भी ये रखते हैं कि किस प्रकार से धर्म का प्रयोग किया जाए, संप्रदाय का प्रयोग किया जाए और इस प्रकार की भावनाओं को भड़काकर अपना जो मत पत्र की जो मतदाता है, वोट है, वो अपने पक्ष में किए जाए। फिर नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक दलों की विशेषता यह है कि अब विचारधारा प्रत्येक राजनीतिक दल की एक प्रकार से प्रतीकात्मक हो गई है। व्यवहारिक रूप से विचारधारा से प्रत्येक राजनीतिक दल जो है वो दूर हटता गया है और भारत में राजनीतिक दलों का जो नाता विचारधारा और सिद्धांतों से लगभग टूट चुका है। लगभग सभी राजनीतिक दल आज अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं। उनके बीच सैद्धांतिक या वैचारिक मर्यादाओं का महत्व कम हो गया है। इसका उदाहरण या सबूत भारत में अनेक दलों के द्वारा गठबंधन सरकारों का निर्माण है। भारत की तथाकथित साम्यवादी पार्टियों ने भी विचारधारा को ताक में रखते हुए राज्य स्तर और संघ स्तर पर समझौता करने को समझौते किए हैं। स्पष्ट कहा जा सकता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था की एक नवीन विशेषता यहाँ की सिद्धांत विहीन और विचारधारा विहीन राजनीति भी है। फिर भारतीय राजनीतिक दलों की एक अन्य विशेषता या एक अन्य प्रवृत्ति जिसको अपन दल बदल कह सकते हैं। कुछ राजनीतिक दल के राजनेता तो मजबूरी में दल बदल करते हैं, लेकिन बहुत सारे राजनेता स्वार्थों की पूर्ति नहीं होने पर ऐसा करते हैं। आज बहुत से ऐसे भी राजनेता हैं जो कपड़ों से ज़्यादा बार पार्टी को बदलते हैं। दल बदल की प्रवृत्ति से आज हर सरकार के सामने एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है। उन्हें अवसरवादी घटनाओं को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद में दल बदल कानून पारित करवाया, लेकिन यह भी कुछ दिन बाद अप्रभावी सिद्ध हो गया और दल बदल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की एक खूबी कह सकते हैं या एक प्रकार की नवीन प्रवृत्ति कह सकते हैं। निष्ठाओं को किस प्रकार से बदला जा सकता है, अपने मतदाताओं की राय को किस प्रकार से एक व्यक्ति रातों रात बदल कर अपनी निजी राय बना सकता है। यह दल बदल की प्रवृत्ति जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भारतीय राजनीतिक दलों की स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है और प्रत्येक दल में कहीं न कहीं आज भी मौजूद है। अंतिम राजनीतिक प्रवृत्ति या राजनीतिक जो दल है उनकी विशेषताओं की बात कह सकते हैं। एक व्यक्ति पूजा की प्रवृत्ति भारतीय राजनीतिक दलों में बहुत अधिक पाई जाती है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस अब व्यक्ति की भूमिका समाप्त हो जाएगी, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक करिश्माई नेतृत्व मिल गया और वर्तमान में राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व की जरूरत थी तो सोनिया गांधी के रूप में मिल गया। कितने राज्यों की भी सरकारें व्यक्ति विशेष की करिश्माई कारनामों पर टिकी हुई है। ऐसी स्थिति में उस राजनीतिक दल के अन्य नेताओं का महत्व घट जाता है और वे बेचारगी का अनुभव करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दल के तमाम प्रतिनिधि गौण और व्यक्ति विशेष का तंत्र हावी हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि व्यक्ति पूजा भारतीय दलीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इन कमियों से या इन स्वरूपों से भारतीय राजनीतिक दल जो है वो वर्तमान में अत्यधिक प्रभावित है।